हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 30.3 के एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 16 हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 16 से कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है ना। हमें ये दो सदिश दे रखे हैं और इनका हमें मान ज्ञात करना है। हमने जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात की, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसको हमने कहा सदिश गुणन, ठीक है ना, सदिश गुणन या वेक्टर प्रोडक्ट, या हमने इसको कहा क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें हमने क्या समझा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप वाली डायरेक्शन में। ठीक है ना। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब हमें एंगल थीटा दे रखा है, लेकिन जब हमें एंगल थीटा नहीं दे रखा है तो हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे कंपोनेंट्स के रूप में, घटकों के रूप में। बात समझ में आई? तो हमने समझा इसको इस तरीके से, आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 एंड B3। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सारणी के रूप में इसको लिखेंगे और इसका यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना। तो उसी तरीके से हमें ये एग्जांपल नंबर 16 सॉल्व करना है। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो मान लेंगे इसमें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। इस तरीके से बात समझ में आई? ठीक है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें ज्ञात करना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा सारणी के रूप में, डिटरमिनेंट फॉर्म में, आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे 2 -3 एंड 4 एंड बी वेक्टर के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे 3 4 एंड -4। ठीक है ना। फिर इसको डिटरमिनेंट्स के रूप से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैप। आई कैप के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, अब देखो हमें आई कैप वाला कॉलम और आई कैप वाली जो लाइन है उसे छोड़ देना है। बात समझ में आई? तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन चारों का। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, -3 इंटू -4 कितना हो गया 12। फिर माइनस साइन, माइनस हमें खुद से लेना है और 4 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 16। बात समझ में आई? ठीक है ना। फिर जब हम जे कैप की बात करेंगे तो जे कैप के लिए हम माइनस साइन लेंगे। क्या लेंगे? माइनस साइन। तो लिखेंगे माइनस जे कैप। अब हमें ये वाली लाइन और ये वाला कॉलम हमें छोड़ना है। ठीक है ना। तो इन चारों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू -4 यानी -8 माइनस साइन 4 इंटू 3 कितना 12। इस तरीके से अब के कैप हमें लेना है, तो के कैप वाला कॉलम और के कैप वाली लाइन हम छोड़ देंगे, बाकी जो वही बचेगा उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से इनको हम छोड़ देंगे, इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है ना। के कैप वाला कॉलम एंड के कैप वाली लाइन को हम छोड़ देंगे, बाकी इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे प्लस के कैप। जो प्लस माइनस का साइन है वो अल्टरनेट चलता है। ठीक है ना। तो प्लस के कैप 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 और 3 -3 कितना -9 और माइनस माइनस हो जाएगा +9। इस तरीके से बात समझ में आई? हमें क्रॉस करना है इस तरीके से, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है ना। कहीं भी आपको मिलेगा डिटरमिनेंट फॉर्म तो क्या करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस साइन दिस इंटू दिस। ठीक है ना। इस तरीके से तो सॉल्यूशन देखते हैं कितना मिलेगा हमें। ये हो जाएगा -4i कैप माइनस जे कैप था, ये हो जाएंगे -20 माइनस माइनस हो जाएगा +20j कैप एंड ये हो जाएंगे 17k कैप। इस तरीके से तो जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था वो हमें मिल जाएगा -i कैप प्लस 20j कैप प्लस 17k कैप। और देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की हमने बात की थी, सबसे पहला जो रिजल्ट था वो क्या था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है एक वेक्टर क्वांटिटी हमें देता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी एक हमें वेक्टर के रूप में ही मिलेगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमें दे रखे हैं, देन फाइंड यूनिट वेक्टर एन कैप परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है ना। तो उसने कहा यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर ये हैं तो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लंबवत इकाई सदिश एन कैप ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। जैसे हमें ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप हमें दे रखा है। ठीक है ना। एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप हमें दे रखा है। बात समझ में आई? ठीक है ना। फिर कह रहा है वो कि इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश जो एन कैप है उसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता क्या है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप।
बात समझ में आई, ठीक है ना। फिर उसने कहा कि एन कैप हमें ज्ञात करना है, तो एन कैप हमने निकाला था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, इस तरीके से इनटू साइन ऑफ थीटा। या तो मैं ऐसा कहूँ या फिर मैं ऐसे कहूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। ये जो क्वांटिटी है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा, ये होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू है वो होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा। अब देखो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कोई भी एंगल नहीं दे रखा है कितना है, ठीक है ना। तो हम उसका मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे? उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे हम इस तरीके से कि पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे डिटरमिनेंट्स रूप से, और उसका फिर हम मॉडुलस निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप एंड ए वेक्टर के कंपोनेंट 3 1 एंड 2 3 1 एंड 2 एंड बी वेक्टर के कंपोनेंट हो जाएंगे 2 -2 एंड 2 2 -2 एंड 2, ठीक है ना। इस तरीके से अब हमारे पास क्या एंगल तो है नहीं, तो फिर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस किस तरीके से निकालते हैं वो हम देख रहे हैं कि पहले हम जो ए वेक्टर बी वेक्टर है उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे कंपोनेंट्स के रूप में, फिर उस वेक्टर का जो हमें मिलेगा उसका हमें मॉडुलस निकालना है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप लिया, इस वाले कॉलम इस वाली लाइन को छोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × हमें मिलेगा -4 एंड माइनस माइनस हो जाएगा +4, ठीक है ना। माइनस जे कैप 3 × 2 6 2 × 2 4 एंड -4, इस तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद प्लस के कैप क्या मिलेगा 3 × -2 यानी -6 एंड 2 × 1 यानी 2, तो -2, इस तरीके से। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइनली हमें क्या मिल गया, ये हो जाएगा 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है ना। तो जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो हमारे पास आ जाएगा 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8a कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर हमें इसका मॉडुलस निकालना है, यानी हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सिंपली जैसा हम करते आ रहे हैं वैसा कर देंगे, √6² + 2² + 8², ठीक है ना। तो 6² हो जाएगा 36 + 4 एंड 64, इस तरीके से, बस भाई, ठीक है ना। तो हमें मिलेगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू √104, ठीक है ना। ये हो जाएंगे 40 एंड 40 + 64 कितना 104। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास आ गया √104। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मतलब हमें क्या लिखना है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप क्रॉस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, बात समझ में आई, अपॉन मॉडुलस ऑफ √a, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना हो जाएगा √104। और देखो हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो हमने ये लिखा है ना, ये हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो हमें कितना मिल गया, ये एन कैप इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप अपॉन 104 अंडर के अंदर, और इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो 6/√104i कैप माइनस 2/√104j कैप एंड माइनस 8/√104k कैप। तो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत दिशा में एन कैप इकाई सदिश है वो हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बात समझ में आई, ठीक है ना। कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 है, इफ़ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ठीक है ना। ये दोनों हमें इक्वल दे रखे हैं, एंड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, देन प्रूव दैट ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं अलग अलग, एक वेक्टर हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर और एक वेक्टर हो जाएगा हमारे पास बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो बोथ आर पैरेलल, ठीक है ना, इस तरीके। तो उसने हमें ये दो क्वांटिटी दे रखी है कि ये इक्वल टू ये है, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू है सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, एंड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है
बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर के इक्वल। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों जो वेक्टर हैं ये आपस में समांतर हैं। अब यदि दो सदिश समांतर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। ठीक है ना। तो यहाँ से साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन 0 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में कितना एंगल है, 0 डिग्री है, इंटू एन कैप। तो इसके चलते ये पूरी चीज़ क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम कहते हैं कि समांतर के केस में हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 मिलेगा। ध्यान रखना, हमें समांतर के केस में लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। और जब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर की तो हम लेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। बात समझ भाई। ठीक है ना। उसने अगर परपेंडिकुलर पूछा हमसे, इसका मतलब वो डॉट प्रोडक्ट करवाना चाह रहा है। अगर वो पूछता है कि पैरेलल वाला केस हमें निकालना है या समांतर हमें सिद्ध करना है कि समांतर है, तो इसका मतलब वो हमसे क्रॉस प्रोडक्ट चाहता है। ठीक है ना। तो इन दोनों बातों में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, किसका क्या होगा किसका क्या नहीं होगा, तो निकालेंगे। हमें प्रूव करना है कि ये वेक्टर एंड ये वेक्टर इक्वल टू समांतर होगा। तो सॉल्यूशन में जो गिवन है, गिवन क्या है वो लिख लेते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ठीक है ना। तो हमें करना है ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये तो पूछा गया हमसे कि ये दोनों जो वेक्टर हैं क्या ये समांतर हैं। तो समांतर की कंडीशन क्या होती है कि दोनों वेक्टर का जो सदिश गुणन है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो हमने इन दोनों का सदिश गुणन किया और इसको किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल। अगर हमें ये 0 मिलता है तो हम बोलेंगे कि यस ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल या समांतर होंगे। अगर हमें 0 नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे समांतर नहीं होंगे। बात समझ भाई। ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें बंटन का नियम लगा लेता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0, इस तरीके से। ठीक है ना। तो हमें मिलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस तरीके से इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई। ठीक है ना। तो हमें यहाँ से डेटा लेना है। उसने कहा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होगा सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना। मतलब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के स्थान पर ले सकते हो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो लिखेंगे सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस साइन। अब देखो हमें वापस दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के स्थान पर ले सकते हैं हम बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमें दे रखा है डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है ना। तो क्या मैं इसको अगर चेंज करके लिखूँ बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, मैंने चेंज किया, डी बाद में लिख रहे हैं बी पहले लिख रहे हैं, तो क्या ये माइनस का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है ना। क्योंकि हमने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट के केस में जो क्रम विनिमय होता है वो उसको फॉलो नहीं करता है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता है, वो नेगेटिव हमें आंसर देता है। ठीक है ना, अगर हम चेंज करते हैं तो। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा, अब देखो यहाँ पर दे रखा है डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इस तरीके से इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो सिंपली ये सारी वैल्यूज जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड हमें मिलेगा 0 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं यस, क्या बोलेंगे, सो ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर आर पर पैरेलल टू ईच अदर। बात समझ में आई। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19 है, इफ़ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है ना। ये दोनों बी वेक्टर्स हैं। उसने कहा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है। देन प्रूव ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर दैट वेयर लैम्डा इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। तो हमने ऐसा कहीं पढ़ा था क्या, ऐसा कहीं पढ़ा हमने,
ठीक है ना, पढ़ा था हमने कब, जब हमने बात की थी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं वो संरेखीय कब होंगे। किसकी बात की थी हमने, संरेखीय की या पैरेलल की या समांतर की। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हमने समझी थी, हमने 3 वेक्टर्स लिए थे, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है ना। वहीं पर हमने कहा था आपको कि सदिश के केस में, वेक्टर के केस में हम किन्हीं भी 2 वेक्टर्स को अगर पैरेलल कह सकते हैं तो उन्हें हम संरेख भी कह सकते हैं। बात समझ में आई? यदि 2 वेक्टर्स आपस में संरेख हैं या कोलिनियर हैं तो उनको हम समांतर या पैरेलल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मैंने लिखा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं वो संरेखीय समांतर हमने पढ़ा कब होते हैं, क्या कंडीशन थी उसकी कंडीशन हमने समझी थी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, यदि मुझे प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर मिलेगा तो मैं कहूँगा कि वो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो संरेख हैं या समांतर हैं, ठीक है ना, कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं। लेकिन यहाँ पर देखो हमने प्लस माइनस की बात भी की थी। प्लस माइनस कब मिलेगा हमें, यदि दोनों वेक्टर्स समान सदिश होंगे। समान सदिश मतलब एक ही अभिदिशा वाले, सेंस ऑफ डायरेक्शन एक ही होना चाहिए उनका, तो हम बोलते हैं समान सदिश उनको, तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। और नेगेटिव कब मिलेगा, जब उनका सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, ठीक है ना, उनकी जो अभिदिशा है दोनों की वो क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, विपरीत हो जाए, तो उस केस में माइनस साइन आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो ये कंडीशन हमें यहाँ प्रूफ करनी है, ठीक है ना, कि ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। इसका मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये तो दोनों वेक्टर हैं, 2 वेक्टर कौन कौन से, एक वेक्टर तो हो जाएगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर और दूसरा वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर आपस में संरेख हैं या पैरेलल हैं, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो समझेंगे इसको। गिवन क्या है, सॉल्यूशन में जो गिवन है वो क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना, देन प्रूव दिस। तो क्या करें, इस वाली वैल्यू को इधर लेकर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस साइन सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब इसमें देखो आपको बी वेक्टर कॉमन मिलेगा, तो ना, तो आप इसको लिख सकते हो अब देखो बी वेक्टर जो है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक तो हमें इसमें बी वेक्टर कॉमन मिला, एक पद ये हुआ, एक स्टेप ये हो गया एंड एक ये हो गया, तो इन दोनों में हमें बी वेक्टर कॉमन मिल रहा है। तो बी वेक्टर हमें कॉमन लेना है। कॉमन किस तरीके से लेंगे, बी वेक्टर जो है वो इसमें भी बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है ए वेक्टर में, और सी वेक्टर में भी कहाँ बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझ में आई ना, ठीक है। तो पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है ये ए वेक्टर और सी वेक्टर के, तो इसको इस तरीके से हम कॉमन लेंगे कि बाद में जब इसको सॉल्व करें तो वापस हमें यही मिले, ठीक है ना, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही मिले। ऐसा नहीं हो कि आपको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मिल जाए, तो वो गलत हो जाएगा। तो उस तरीके से इसमें से कॉमन लेना है। तो देखो किस तरीके से लेंगे, इसको लिखेंगे इस तरीके से, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बात समझ, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिलेगा, माइनस साइन सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिलेगा, तो ऐसा हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है ना। तो ये कौन सी कंडीशन मिली, ये वाली मिली कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर 0 है तो हम कहते हैं कि वो पैरेलल हैं। क्या हैं, पैरेलल हैं। और ये हमने समझा था कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म में या फिर कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी में। और इससे जस्ट पहले एग्जांपल भी किया हमने कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा तो हम बोलेंगे वो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो वही हमें मिल गया यहाँ पर, हमें क्या मिल गया कि ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। अगर वो दोनों पैरेलल हैं तो उनकी क्या कंडीशन हो जाएंगी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है ना। तो उसने यहाँ पर प्लस माइनस नहीं दिया है, उसने सिर्फ दिया है कि लैम्डा बी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा, उन दोनों का जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो सेम है, या जो अभिदिशा है इन दोनों सदिशों की वो कैसी है, एक सी है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 है, इफ ए बी एंड सी बी एनी 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन देन फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन ए बी सी हुज मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। उसने कहा कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट दे रखे हैं किसी भी प्लेन में, ठीक है ना। तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना है, 5 इकाई है। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं, पॉइंट्स हमें गिवन है। मान लो ये पॉइंट हो गया ए,
जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,2,2 और ये पॉइंट हो जाएगा बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 2, -1,1 एंड ये पॉइंट सी हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखा है -1, -2, 3 इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमें प्लेन दे रखा है ABC, ठीक है ना। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि एक पॉइंट से इन्फिनिट लाइंस पास होती हैं, ठीक है ना। 2 पॉइंट से एक लाइन पास होती है, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तीसरी बात कि किन्हीं भी 3 पॉइंट से एक प्लेन पास होता है, ठीक है ना। एक प्लेन पास होने के लिए या एक प्लेन को बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये बातें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में वैसे काम नहीं आएंगी लेकिन फिर भी हम ध्यान रखेंगे इन बातों को। तो उसने कहा कि ये प्लेन है हमारे पास, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर निकालना है, एक सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना है, 5 इकाई है। आपको पता है कि जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट समझा था, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब मैंने समझा था तो वो था मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। तो यहाँ से हमने एन कैप निकाला कितना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन इस वैल्यू को हमने लिखा था मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बात समझ आई। तो एन कैप मिलता है हमें, और एन कैप क्या होता है, उस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है। इसका मतलब क्या कि यदि मैं ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर करूं तो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे एक एन कैप यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। बात समझ आई। और यूनिट वेक्टर मिलते ही मैं उसको क्या कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 यूनिट वाला जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे वेक्टर चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेते हैं पॉइंट्स, क्वेश्चन करेंगे। अब पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास A 1,2,2 एंड B 2, -1,1 एंड C -1, -2, 3 इस तरीके से। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो हमें निकालना है सबसे पहले ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर निकाल लेंगे। ए बी वेक्टर को हमने मान लिया यहाँ पर ए वेक्टर एंड ए सी वेक्टर को हमने माना यहाँ पर बी वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ए बी वेक्टर यानी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इस तरीके से। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी को हम कहते हैं ओ बी वेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिन से लेते हैं हम स्थिति सदिश को, ओरिजिन के सापेक्ष हम निकालते हैं, ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर उसी तरीके से। बात समझ भाई, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी कितना होता है, कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। पॉइंट बी दे रखा है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा माइनस साइन आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। तो फाइनली जो ए बी वेक्टर ए वेक्टर है हमारा वो कितना आ जाएगा 2 - 1 यानी 1 आई कैप मिलेगा हमें पॉजिटिव, -1 -2 यानी -3j कैप मिलेगा एंड प्लस का k कैप माइनस का 2k कैप, तो माइनस का k कैप हमें मिलेगा। तो ए बी वेक्टर हमने निकाला, ठीक है ना। उसी तरीके से हम निकालेंगे ए सी वेक्टर, क्या हो जाएगा बी वेक्टर हमने इसको माना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी कितना हो जाएगा -i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस साइन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, यहाँ लिखा अभी हमने, क्या हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। तो फाइनली जो ए सी वेक्टर है हमारा बी वेक्टर वो कितना आ जाएगा -1 -1 माइनस 2i कैप -2 माइनस 4j कैप प्लस 3 -2 प्लस k कैप, ठीक है ना। तो हमारे पास ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर आ गए। अब इनका हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। इसका मॉडुलस निकालने के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, कितना हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं 1 - 3 -1 1 - 3 -1। बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं -2 -4 1 -2 -4 एंड 1, इस तरीके से। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, आई कैप मल्टीप्लाई करो -3 और ये हो जाएगा प्लस का 4, लेकिन जो फॉर्मूला है उसमें माइनस है। बात समझ में आई। और माइनस जे कैप लेंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, इनका हो जाएगा +2 यानी 1 - 2 प्लस के कैप
इनका हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +6 यानी -6 इस तरीके से। तो फाइनली जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो हमारे पास आ जाएगा -7i कैप और ये हो जाएगा -1 यानी +j कैप एंड -10k कैप इस तरीके से, ठीक है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है इसका मॉड्यूलस, ठीक है ना, और फिर इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो मॉड्यूलस निकालेंगे, इसे रफ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम यह निकाल रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, √7² + 1² + 10² यानी 49 + 1 + 100 यानी √150 और 150 को हम ले सकते हैं 25 × 6 और 5 का अंडर होता है 5। 25 का अंडर कितना होता है 5√6 हमें मिलेगा। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस तरीके से, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इतना आप कॉपी कर लेंगे, उसके बाद इसको हम रफ करके लिखेंगे वापस, ठीक है। तो हमने एन कैप के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला और उसका हमने मॉडुलस निकाला, ठीक है ना। अब हमें फाइंड करना है एन कैप, और एन कैप क्या है, उस ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन कैप यानी इकाई सदिश हम निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी एन कैप हमारे पास मिल जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना है, -7i कैप + j कैप -10k कैप अपॉन 5√6, बात समझ भाई। तो एन कैप फाइनली लिख लेते हैं -7/5√6 i कैप + 1/5√6 j कैप -10/5√6 k कैप इस तरीके से, ठीक है ना। अगर मुझे 5 परिमाण वाला सदिश चाहिए उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अब मुझे क्या चाहिए, मैंने इकाई सदिश तो निकाला इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 5 परिमाण वाला सदिश चाहिए। तो 5 यूनिट वाला अगर मुझे क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, तो मैं उसके लिए इस वाले इकाई सदिश को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5n कैप = 5 × -7/5√6 i कैप + 1/5√6 j कैप -10/5√6 k कैप। तो जो फाइनल हमारे पास 5 परिमाण वाला सदिश है वो हो जाएगा 7/√6 i कैप + 1/√6 j कैप -10/√6 k कैप इस तरीके से, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, ओके। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21 है, प्रूव दैट वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज डिनोटेड बाय 1/2 AC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर वेयर AC एंड BD आर डायगोनल्स, ठीक है ना। तो आपको सिद्ध करना है कि कोई भी चतुर्भुज है उसका जो सदिश क्षेत्रफल होगा वो इस वैल्यू द्वारा व्यक्त होगा, ठीक है ना, जहाँ पर AC और BD उस चतुर्भुज के क्या हैं, विकर्ण हैं। तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं हम और उसमें पॉइंट्स दे देंगे। मान लो कि कुछ इस तरीके से हमने चतुर्भुज बनाया, इसको हमने A कहा, इसको हमने B कहा, इसको हमने कहा C और इसको कहा D, ठीक है ना। तो AC एक डायगोनल है एंड BD एक डायगोनल है, बात समझ में आई। इनका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, AB का डायरेक्शन इधर, AD का इधर, AC का इधर एंड BD का कुछ इस दिशा में, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो हाफ AC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो हम 2 ट्रायंगल ले लेते हैं इसमें से, है ना। क्या लिखते हैं हम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या लिखेंगे, मैंने 2 इसमें से क्या लिए, ट्रायंगल, और उन ट्रायंगल्स का मैं जो क्षेत्रफल है या एरिया है उसको मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे उस क्वाड्रिलेटरल का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। इसका मतलब मैंने एक ACD हमने ट्रायंगल लिया, एरिया ऑफ, अभी समझाते हैं इसको, एरिया ऑफ ACD प्लस एरिया ऑफ ABC, ठीक है ना। अगर मुझे इस चतुर्भुज का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ACD ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, उसमें ऐड करूंगा ABC का ट्रायंगल
का एरिया, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये एरिया प्लस ये एरिया इस चतुर्भुज का एरिया हमें मिल जाएगा इस तरीके से। तो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD सदिश क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा था क्या होता है 1/2 ACD क्या हो जाएगा AC वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, AC वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर इस तरीके से, बात समझ में आई, सिंपल। उसी तरीके से इसको लिखेंगे 1/2 ABC क्या हो जाएगा AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर इस तरीके से, बात समझ में आई। तो सिंपली इसमें से जो 1/2 है वो कॉमन आ जाएगा और अंदर अब क्या बचेगा AC वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर प्लस AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, ठीक है ना। तो देखो यहीं से क्लू मिल रहा है हमें, देखो यहाँ पर AC आगे की तरफ है और यहाँ पर पीछे की तरफ है, तो इस AC को हम आगे की तरफ लेकर आएंगे। तो किस तरीके से 1/2 लिखेंगे इसको AC वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर माइनस साइन AC वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर इस तरीके से, ठीक है ना। फिर AC हमें कॉमन मिल जाएगा तो हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 1/2 क्या मिल जाएगा AC वेक्टर कॉमन आया, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर इस तरीके से। तो देखो अभी भी मैं AC वेक्टर क्रॉस, अब देखो अभी भी मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगा तो AC वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर मिलेगा माइनस साइन AC वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब बात करते हैं कि AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर का जो वैल्यू है वो कितना होगा, क्योंकि हमें AC वेक्टर तो मिल गया, हमें क्या चाहिए BD वेक्टर चाहिए। तो BD वेक्टर के लिए हम AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल ABD में बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, देखो AB का डायरेक्शन एंड BD का डायरेक्शन सेम है, लेकिन AD का क्या है अपोजिट। तो मैं ले सकता हूँ इसको AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर, बस सही है, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकाल रहे हैं हम BD वेक्टर, तो BD वेक्टर हमें क्या मिल जाएगा AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर, क्या मिल गया हमें BD वेक्टर AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1/2 AC वेक्टर क्रॉस कितना है ये BD वेक्टर, और यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ, क्या प्रूफ करना था कि ये क्या है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वेक्टर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल को सॉल्व करना, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको।